हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, मी गोंजी अपने फर्स्ट और सेकंड ट्रायल को पार कर लेती है। मी गोंजी भी नहीं सोच रही थी कि इसे इतने सारे एम्पर का भी सपोर्ट मिलेगा, मगर तांग संग यहाँ पे इसके साथ में ना होकर भी सभी थिंग्स को ऑलरेडी हैंडल कर चुका था। अब आगे मी गोंजी इस टाइम पे मन ही मन कह रही है, तांग संग तुम तो यहाँ पे हो भी नहीं, मगर फिर भी तुम इस पूरे हॉल को कंट्रोल कर रहे हो, तुम काफी अमेजिंग हो। तिहानु एम्पर इसका भी चेहरा उतर जाता है, साथ ही स्काई स्प्रेडिंग डीमन एम्पर और मैनमुथ डीमन एम्पर ये भी मी गोंजी के अगेंस्ट में वोट दिए थे, इनका भी फेस उतर जाता है क्रिस्टल डीमन एम्पर को देखकर। हालांकि ये अभी तो यहाँ पे नहीं है। तिहानु एम्पर भी कहता है तुम सेकंड टेस्ट को पास कर चुकी हो, अब इसके बाद में एंसेस्ट्रल कोड तुम्हें बैप्टिज्म करेगा, इसे पास करने के बाद तुम सिटी लॉर्ड के पोजीशन को भी गेन कर सकती हो। मेन तो 2 ही टेस्ट था, थर्ड टेस्ट बस एक फॉर्मेलिटी है और इस टेस्ट में वैसे भी टेस्ट देने वालों को ही बेनिफिट होता है, जबकि इसका ब्लड को प्योरीफाई किया जाएगा। हालांकि इस टेस्ट में अगर कोई डिमन होता फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इस टेस्ट को तिहानु एम्पर लेने वाला है जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, जबकि एंसेस्टर कोड का लीडर है तो फिर क्रिस्टल डीमन एम्पर भी इसमें अपना टांग नहीं हरा सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट होता है और सभी पिलर से लाइट भी साइन करता है। इस टाइम पे व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर और साथ ही जिंगफिंग डीमन एम्पर दोनों ही काफी केयरफुल होते हैं और काफी ध्यान से देख भी रहे हैं तिहानु एम्पर को। ये जानते हैं कि अगर ये बंदा कुछ गड़बड़ करना चाहेगा इस टेस्ट के दौरान में फिर कोई भी नोटिस नहीं कर सकेगा। इस कारण से भी ये दोनों काफी केयरफुल होते हैं कि कुछ भी गड़बड़ ना हो, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये समय रहते हुए एक्शन भी ले सकें। ये भी नहीं सोच रहे थे कि क्रिस्टल डीमन एम्पर भी यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट टाइम पे मी गोंजी के लिए। इनका कहा हुआ बात कोई भी एम्पर टाल नहीं सकता है। देखते ही देखते अब एनर्जी लेवल भी इस हॉल में इंक्रीज करता है और साथ ही मी गोंजी फील करती है कि इसका भी इंजरी और एनर्जी रिकवर होता जाता है। मी गोंजी अपने आंखों को क्लोज कर लेती है और अपने डिवाइन सी में फोकस करती है। यहाँ पे से असुरा स्वॉर्ड भी फील होता है और ये इस पे फोकस करती है। एनर्जी आकर अब असुरा स्वॉर्ड के साथ में मर्ज होता है। मी गोंजी इस हॉल से काफी सारे एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर में खींचती है और ये एनर्जी स्पिरिचुअल सी में इंटर करता है और इस स्पिरिचुअल सी में इसके सेंसेस को डेवलप करता है। इस टाइम पे दूसरी ओर तांग संग हिल गार्डन में है और यहाँ पे ये इसके सेंटर में भी आ चुका है और एक बड़े से लोटस फ्लावर के लीफ पे बैठा हुआ है और मेडिटेट कर रहा है। इतने में इसके माइंड में आवाज आता है और ये आवाज असुरा स्वॉर्ड का है। ये समझ जाता है कि टाइम आ चुका है और अब इस बार कोई भी गलती नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर कोई भी नहीं बचेगा, ना ही ये और ना ही मी गोंजी। तांग संग ऑलरेडी मी गोंजी को बता दिया था कि जब ये फाइनल टेस्ट पे आ जाएगी फिर उस टाइम पे असुरा स्वॉर्ड के पावर को तिहानु एम्पर भी फील कर सकता है। फिर इसे अपने असुरा स्वॉर्ड के पावर को हाइड करना होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, जबकि ये स्वॉर्ड तांग संग और मी गोंजी के स्पिरिचुअल सी से कनेक्ट है। फिर इन दोनों के स्पिरिचुअल सी में शिफ्ट भी हो सकता है। ये दोनों इस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस टाइम पे तांग संग बड़े से लोटस फ्लावर के सेंटर में भी बैठा हुआ है और मेडिटेट भी कर रहा है। यहाँ पे ये अपने गुड और बैड लक डोमेन को भी रिलीज किए हुए है ताकि कोई भी गलती ना हो। आज इस दिन का तांग संग भी काफी टाइम से वेट कर रहा था। आज वो फाइनल दिन भी आ चुका है। तांग संग के बॉडी में इसके डांटियान में इसका सभी स्किल साइन करता है। फर्स्ट प्लेस पे इसका जिंगमिंग स्किल है जो कि सुपर ब्लड लाइन है। सेकंड में लिंक्सी आई है। हालांकि ये अभी मिड-9 ईयर के पीक पे नहीं है, मगर ये काफी स्टेबल है और यहाँ पे लोटस फ्लावर पे बैठकर तांग संग लक पावर को भी काफी फास्ट एब्जॉर्ब भी कर रहा है। थर्ड पे इसका पिकॉक स्किल आता है, फिर लाइगर स्किल आता है, फिर पेंगलोंग स्किल आता है। ये स्किल 2 स्किल का फ्यूजन है, जिंगपिंग स्किल और विंड ड्रैगन स्किल का। फिर ब्लू सिल्वर एम्पर आता है, फिर टाइम स्किल आता है और लास्टली जिंगजिंग स्किल आता है जो कि क्रिस्टल स्किल है, क्रिस्टल डीमन एम्पर का। तांग संग के सारे स्किल से लाइट भी फ्लैश करता है। तांग संग का टाइम स्किल ये सेकंड ग्रेड ब्लड लाइन पे ही रुक चुका है, ये इसके आगे भी इंप्रूव नहीं हो सकता है, जबकि टाइम क्रोकोडाइल ये सेकंड ग्रेड का ब्लड लाइन वाले मॉन्स्टर होते हैं तो फिर तो ये फर्स्ट ग्रेड का ब्लड लाइन तो हो नहीं सकता है। इस टाइम पे जब तांग संग लक डोमेन को यूज कर रहा है फिर इसका 9th स्किल और इसका 8th स्किल दोनों ही मूव करते हैं। इसका येन और यांग स्किल है और अब फाइनली तांग संग इसे मर्ज करने वाला है अपने ब्लू सिल्वर एम्पर के साथ में। एक गॉड बनने से पहले लक डोमेन के कारण से ये काम भी स्मूथ चलता जाता है और ये 8th स्किल और 9th स्किल दोनों एक साथ में आना भी स्टार्ट होते हैं। एक गॉड बनने से पहले तांग संग ब्लू सिल्वर एम्पर को भी एक सुपर ब्लड लाइन में बदल देना चाहता है। येन और यांग के कारण से इसके बॉडी को और भी ज्यादा डिफेंस स्किल मिलने वाला है। येन और यांग गॉड्स जो कि काफी स्टेबल थे इसके बॉडी के अंदर में अभी काफी फास्ट रोटेट भी करते हैं। ब्लू सिल्वर एम्पर के नीचे में तांग संग जिस लोटस के पास में बैठा हुआ है यहाँ पे एक तरह का साउंड भी आता है। इन दोनों के फ्यूजन के कारण से तांग संग के अराउंड सभी थिंग्स अब वाइब्रेट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। लक पावर इस टाइम पे इस जगह पे काफी ज्यादा इंक्रीज भी कर जाता है और ये लक पावर तांग संग के बॉडी के अंदर में आना भी स्टार्ट होता है। इधर एंसेस्टर कोर्ट में इस टाइम पे डेंस एनर्जी क्लाउड गैदर है, जैसा कि हमेशा यहाँ पे हुआ भी करता है। यहाँ पे अभी भी लोग शांति से अपना काम कर रहे हैं और एंसेस्टर कोर्ट में रहने वाले सभी काफी हाई क्लास के नोबल हैं और साथ ही काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। एंसेस्टर कोर्ट में एक तालाब भी है, इसे होली लेक भी कहा जाता है। इसमें एनर्जी डेंसिटी भी काफी ज्यादा है, इसमें वर्ल्ड का एनर्जी भी आकर गैदर हुआ है, तो जो भी इसके
इसके अंदर में जाएगा उसे काफी बेनिफिट भी होगा। और ये टिहानु माउंटेन के ऊपर में है और इस माउंटेन पर लग एनर्जी भी काफी ज्यादा है। इस कारण से भी काफी मॉन्स्टर यहाँ पे आने का ट्राई करते हैं इस माउंटेन पे चढ़ने का, ताकि इन्हें भी ब्लेसिंग मिल सके लक एनर्जी का, ताकि इनका कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो सके। इस टाइम पे जब ये सभी मॉन्स्टर जो कि टिहानु माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे हैं, ये फील करते हैं कि ये माउंटेन शेक कर रहा है, जैसे कि कोई भूकंप ही आ गया हो। ये वाइब्रेशन इन सभी को फील होता है। ये सोचते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या ये भी कोई टेस्ट है? मगर पूरा ही सीन चेंज हो जाता है। माउंटेन पे काफी लक एनर्जी कंडेंस है, जबकि ये टिहानु एम्पर का माउंटेन है। तो फिर सडनली यहाँ पे क्रैक भी अपीयर होता है और जो भी लक एनर्जी यहाँ पे कंडेंस है, अब ये यहाँ से लीक होना स्टार्ट कर देता है। गोल्डन लाइट को भी यहाँ पे देखा जा सकता है, जो कि इन लक एनर्जी को यहाँ पे कंडेंस कर इस जगह से दूर नहीं जाने देता। मगर फिर भी यह एनर्जी यहाँ से लीक हो रहा है। ऊपर स्काई भी पूरा ही डार्क हो चुका है। इस टाइम पे एंसेस्टर हॉल में इधर टिहानु एम्पर मी गोंजी का थर्ड टेस्ट ले रहा है। मी गोंजी का बैप्टिज्म में प्रोसेस चल रहा है और ये प्रोसेस भी सही से चल रहा है, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा इसमें। मी गोंजी का बॉडी भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रहा है। मी गोंजी फील कर सकती है इस एनर्जी के कारण से इसका कल्टीवेशन और साथ ही इसका स्पिरिचुअल सेंसेस भी इंक्रीज कर रहा है। मगर ये एनर्जी इसके बॉडी में मर्ज नहीं होता, जैसे कि ये आकर बैठ जाता है और ऐसा लगता है कि इन एनर्जीज का इनका खुद का ही दिमाग हो। ये सोचती है ये बैप्टिज्म का प्रोसेस ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये एनर्जी मेरे ब्लड में फ्यूज हो जाना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सडनली एक तरह का वाइब्रेशन पूरे ही हॉल में फील होता है सभी एम्परर को। टिहानु एम्परर जो कि अभी बैप्टिज्म का प्रोसेस हैंडल कर रहा है, ये भी ऊपर की ओर में देखता है और ये भी सरप्राइज है। जिंग फिंग डेमन एम्परर भी इस वाइब्रेशन को फील करता है और कहता है ये क्या है। इधर टिहानु एम्परर भी फील कर लेता है टिहानु माउंटेन पे कुछ तो गड़बड़ है। टिहानु एम्परर कहता है ये लड़की ट्रायल के लिए आई है, तभी ये गड़बड़ भी हो रहा है, क्या ये लड़की इसके पीछे में हो सकती है? ये कहता है ठीक है जाकर देखते हैं और यहाँ से ये निकलते हैं। जबकि टिहानु एम्परर इस प्रोसेस को हैंडल नहीं कर रहा। फिर इधर मी गोंजी भी रिलैक्स हो जाती है। इस टाइम पे एंसेस्ट्रल कोर्टयार्ड काफी पैनिक में है। जो भी यहाँ पे मॉन्स्टर और स्पिरिट है ये सभी काफी डरे हुए हैं। जब यहाँ पे टिहानु एम्परर आता है फिर ये भी सिचुएशन को देखता है और कहता है चल क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे व्हाइट लाइट को भी देखा जा सकता है और साथ ही रेड लाइट को भी। टिहानु एम्परर भी कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एक फिगर कहता है ये हेवनली ट्रिबुलेशन का इफेक्ट है। ये सुनकर दूसरा भी काफी सरप्राइज है और कहता है इस तरह का ट्रिबुलेशन कैसे आ सकता है। टिहानु एम्परर कहता है अब चाहे जो भी हो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। देखते ही देखते ऊपर स्काई में काफी बड़ा सा थंडर ट्रिबुलेशन क्लाउड भी जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी एम्परर यहाँ पे प्रेजेंट है ये सभी फील कर सकते हैं कि ये ट्रिबुलेशन का पावर कितना ज्यादा है। इनका भी पावर के सामने में वीक ही हो जाता है। स्पिरिट रेस ये भी यहाँ पे इस टाइम पे मौजूद है। हालांकि रिचन एम्पायर और साथ ही टिहानु एम्पायर ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं, मगर इस जैसा कोई भी डेंजर जब सामने आता है फिर ये दोनों ही यूनाइट हो जाते हैं और साथ मिलकर इस जैसे डेंजर का सामना करते हैं। टियानयान एम्परर कहता है जो कि स्पिरिट एम्परर है टिहानु एम्परर तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, चल क्या रहा है यहाँ पे। टिहानु एम्परर कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इमॉर्टल डीमन एम्परर कहता है ये थंडर ट्रिबुलेशन आया कहाँ से। इस बात को सुनकर टिहानु एम्परर भी सोचता है और जब ये देखता है फिर इसे पता चलता है कि ये एनर्जी तो टिहानु होली माउंटेन से ही आ रहा है। इतने में ऊपर स्काई से थंडर आकर नीचे की ओर में गिरता है। पापर थंडर आकर नीचे गिरता है, एम्परर के डिफेंस बैरियर पे गिरता है और जोरदार आवाज सुनाई देता है। तुरंत ही टिहानु एम्परर कहता है ठीक है मैं जाकर चेक करता हूँ और ये टिहानु माउंटेन की ओर निकल जाता है। जब ये आता है फिर ये देखता है कि गोल्डन लाइट यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ये गेस कर लेता है कि हेल गार्डन अनस्टेबल हो चुका है, इस कारण से यहाँ पे इस तरह का इफेक्ट भी देखा जा रहा है। जबकि ये माउंटेन हेल गार्डन को सप्रेस करता है तो फिर इस माउंटेन के एनर्जी को यूज करके इस कारण से भी यहाँ पे इस तरह का इफेक्ट दिख रहा है। हालांकि अभी भी ये नहीं फाइंड कर सका है कि इस थंडर ट्रिबुलेशन को कॉल किसने किया है। इस टाइम पे टिहानु एम्परर काफी थिंग्स के बारे में सोचता है मगर इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन इधर इस टाइम पे व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर सोचते हैं मी गोंजी के साथ में रहने वाला वो लड़का, क्या उसने तो ये नहीं किया? वो 2 दिन पहले ही गायब हो गया था और मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ पे चला गया। इस टाइम पे ये भी कुछ थिंग्स को लेकर काफी कंफर्म है, जैसे कि ये मी गोंजी के ओरिजिन के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि आज ट्रायल के समय में काफी थिंग्स हुआ है जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। इसे काफी एम्परर का सपोर्ट भी मिला है। इसके पीछे किसी न किसी का जरूर ही हाथ हो सकता है। वो लड़का मी गोंजी से पहले ही एंसेस्ट्रल कोर्ट में आया था प्रिपरेशन करने के लिए, मगर वो क्या प्रिपेयर कर रहा था ये भी नहीं जानते हैं। इस लेवल का थंडर ट्रिबुलेशन एक गॉड ही कॉल कर सकता है, ये सोचकर ये भी डर जाते हैं। इधर टिहानु एम्परर माउंटेन पे लैंड करता है और ये फील कर सकता है कि इस टाइम पे हेल गार्डन और टिहानु माउंटेन इन दोनों का एनर्जी एक दूसरे के साथ में मिक्स हो चुका है, जबकि ये दोनों ही जगह कनेक्ट हो चुके हैं। फिर काफी टाइम से हेल गार्डन को टिहानु माउंटेन के पावर से सप्रेस किया जा रहा था, मगर अब नहीं, दोनों मिक्स हो चुके हैं और एनर्जी दोनों काफी से लीक हो रहा है। ये सोचते हैं कौन हो सकता है। एंसेस्ट्रल कोर्ट पे पूरे ही मॉन्स्टर स्पिरिट क्लैन का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे अटैक का मतलब है कि हमें चैलेंज करना। ये जानते हैं कि इस थंडर ट्रिबुलेशन से अगर टिहानु माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर पूरा ही लक एनर्जी जो कि इस पूरे वर्ल्ड का है, जो कि यहाँ पे कंडेंस भी है, ये पूरे ही वर्ल्ड
वर्ल्ड में फैल जाएगा। काफी सालों का हार्ड वर्क बर्बाद हो जाएगा और इस कारण से एंसेस्टर कोड भी इसे डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकता है। बिना लक एनर्जी के एंसेस्टर कोड भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। जब ये ऊपर स्काई में थंडर ट्यूबुलेशन को देख रहे थे, फिर सडनली इन्हें कुछ याद आता है और ये ऊपर स्काई में दूसरे एम्पायर को देखते हैं और सोचते हैं जरूर ही कोई ना कोई सुपर ब्लड लाइन को क्रिएट किया है। इस कारण से भी इस तरह का थंडर ट्यूबुलेशन भी आया है। ये जानते हैं कि इस तरह का थंडर ट्यूबुलेशन फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन से कॉल नहीं किया जा सकता है। जो भी कॉल किया है उसके पास में सुपर ब्लड लाइन होगा। ये सोचते हैं ये इम्पॉसिबल है इस तरह का थंडर ट्यूबुलेशन को अकेले पार करना, मगर उसके चक्कर में पूरा ही वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टिहानु एम्परर थंडर ट्यूबुलेशन को देखकर ध्यान लगाते हैं और इन्हें फील होता है कि इसमें टोटल 9 डिफरेंट फोर्सेस फ्यूज हैं। ये समझ जाते हैं कि उस पर्सन के पास में सिर्फ एक सुपर ब्लड लाइन नहीं है, उसका दूसरा ब्लड लाइन एक साथ में आ रहा है और मर्ज हो रहा है। उसके पास में टोटल 9 डिफरेंट स्किल्स है। ये कहता है वो बंदा पागल है, ये कौन हो सकता है, इस तरह का थंडर ट्यूबुलेशन को इसने कॉल कर दिया है। ये सोचते हैं इन्हें इसे रोकना ही होगा और अपने डिवाइन पावर का यूज कर हेल गार्डन को फिल करने का ट्राई करते हैं और अपने डिवाइन पावर से वहां पर जाकर उस पर्सन को किल करने का ट्राई करते हैं। उसके थंडर ट्यूबुलेशन को इस तरह से ही रोका जा सकता है। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा फिर ये थंडर ट्यूबुलेशन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जब ये ट्राई करते हैं फिर इनका डिवाइन पावर हेल गार्डन के लोकेशन का पता नहीं लगा पाता और ये फील कर ये भी काफी सरप्राइज है कि ये कैसे हो सकता है। इन्हें तो पता था कि हेल गार्डन कहाँ पे है, मगर इस टाइम पे ये इसे कनेक्शन भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस टाइम पे स्काई में पहले से और भी ज्यादा पावरफुल खतरनाक प्रेशर भी डेवलप होना स्टार्ट होता है। इधर जब ये चल रहा था फिर हेल गार्डन में तांग सांग लोटस फ्लावर पे बैठा हुआ है। जो और तांग सांग काफी टाइम से सप्रेस किए हुए था, अब ये फाइनली रिलीज हो चुका है। इसके सभी स्किल्स से काफी लाइट भी ग्लो कर रहा है। इसका येन और यांग भी ब्लू सिल्वर एम्पर के साथ में फ्रीज हो रहा है। तांग सांग को पता है कि इसके कारण से क्या हो सकता है। ये जानता है कि अभी इसका येन और यांग बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके पिछले लाइफ में तांग सांग के बॉडी के अंदर में आइस और फायर हुआ करता था और उसके कारण से उसका बॉडी भी उस वर्ल्ड में काफी स्ट्रॉन्ग भी हुआ करता था, मगर इस वर्ल्ड में येन और यांग बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसके पिछले वर्ल्ड के बॉडी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तांग सांग का सभी ब्लड लाइन से गोल्डन लाइट शाइन करता है और साथ ही येन और यांग पावर को ये अपने बॉडी में काफी सप्रेस भी करता है। इसके इफेक्ट के कारण से इसका ब्लू सिल्वर एम्पर वापस से रीबॉर्न हो रहा है। ये जानता है कि इस प्रोसेस में ये थंडर ट्यूबुलेशन को अटैक कर लेगा और ये काफी डेंजरस भी होने वाला है। फिर गलती का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पास करने के लिए टोटल 9 प्रिपरेशन को किया था और 3 इसमें से इंश्योरेंस के तौर पे काम करने वाला है। तांग सांग को पता है कि इसके थंडर ट्यूबुलेशन के कारण से एंसेस्टर कोर्ट में काफी हंगामा भी होगा और वहाँ पे टिहानु माउंटेन भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर ऐसा होता है फिर लक एनर्जी पूरे ही वर्ल्ड में फैल जाएगा, जो कि अच्छी बात भी है। तांग सांग को पता है कि येन और यांग पावर को ब्लू सिल्वर एम्पर के साथ में फ्यूज करने पे इस तरह का थंडर ट्यूबुलेशन भी आ सकता है और इसलिए ये हेल गार्डन में लोटस फ्लावर के सेंटर पे बैठकर ये काम को कर रहा है। जबकि इस जगह पे काफी डेंस लक एनर्जी है तो फिर तांग सांग यहाँ पे इस जगह पे 2 दिन पहले ही आ चुका था और लक एनर्जी को इन दोनों में काफी एंजॉय भी किया है और साथ ही ये लक एनर्जी के कारण से ही यहाँ पे बैठकर टाइम और स्पेस को इस प्लेन से कनेक्ट भी करने का ट्राई भी कर रहा था। हालांकि अभी भी टावर ऑफ टाइम एंड स्पेस फुली डिफाइन नहीं हुआ है। ये टाइम बिकुन के बारे में बात कर रहा है, मगर ये फिर भी इस वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट आर्टिफैक्ट है। यूनिवर्स काफी बड़ा है और इसमें अगर किसी के पास कोऑर्डिनेट ना हो तो फिर कोई भी खो सकता है। तांग सांग टाइम बिकुन के साथ में गॉड प्लेन और दूसरे प्लेन को भी कनेक्ट करने का ट्राई करता है ताकि तांग सांग इस वर्ल्ड में भी पावर ऑफ फेथ को एब्जॉर्ब कर सके, इस वर्ल्ड का भी ये गॉड बन सके। तांग सांग को पता है कि टिहानु एम्परर काफी पावरफुल है और ये इसके प्लान को बर्बाद भी कर सकता है, लेकिन उसके पास में उतना नॉलेज नहीं है और न ही वो हेल गार्डन से कनेक्ट भी हो सकेगा। अगर टिहानु एम्परर हेल गार्डन के लोकेशन को लोकेट नहीं कर सकेगा फिर वो तांग सांग को कभी भी रोक नहीं सकेगा। टिहानु एम्परर सिर्फ अभी हेल गार्डन को फील ही कर सकता है, मगर इसके लोकेशन को कभी भी लॉक नहीं कर सकता है। तुरंत ही अब येन और यांग एनर्जी एक साथ में आना भी स्टार्ट हो चुका है। ये काफी करीब भी आ चुके हैं। इसके कारण से थंडर ट्यूबुलेशन भी और भी पावरफुल हो जाता है और अनस्टेबल भी होता जाता है, जैसे कि ये कभी भी फट सकता है। इधर एंसेस्टर कोर्ट में स्काई में थंडर काफी पावरफुल भी हो चुका है। तुरंत ही पर्पल लाइटनिंग आकर टिहानु माउंटेन पे गिरता है। इसे रोकने के लिए सनफ्लावर क्लैन के एम्परर और मूनफ्लावर क्लैन के एम्परर सामने आते हैं और स्काई में बड़ा सा फ्लावर बनकर रेडी हो जाता है और ये थंडर बोल्ट को रोकता है। इस टाइम पे सभी एम्परर काफी गुस्सा और काफी सरप्राइज भी हो जाते हैं। इमॉर्टल डिवाइन एम्परर भी अपने फिनिक्स पावर को रिलीज करता है। ऊपर स्काई में फिनिक्स पावर को भी देखा जा सकता है। फायर फिनिक्स काफी बड़े साइज में बदल जाता है। ये सभी एम्परर काफी पावरफुल है, इनके पावर पे भी शक नहीं किया जा सकता है, मगर ये थंडर ट्रिबुलेशन भी काफी पावरफुल है। इस तरह का ट्रिबुलेशन को रिसिस्ट करना भी काफी डिफिकल्ट है। पिछली बार जब तांग सांग एंसेस्टर कोर्ट में आया था उस टाइम पे ये डिसाइड कर चुका था कि ये अपने थंडर ट्रिबुलेशन को यहीं पे करेगा, जबकि
यहाँ पर लक एनर्जी काफी ज्यादा है। तो फिर एम्पर टियान यांग कहते हैं, टियान हूँ एम्पर, क्या चल रहा है यहाँ पे। इस पे ये कहता है, कोई इस वर्ल्ड में सुपर ब्लड लाइन को क्रिएट कर चुका है और उसके कारण से ही हमें इस तरह के ठंडा ट्रिबुलेशन का भी सामना करना पड़ रहा है। वो हेल गार्डन में है और मैं वहाँ के लोकेशन को लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी एम्पर यहाँ पे हैं ये भी काफी सरप्राइज होते हैं ये सुनकर। व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर भी यहाँ पे हैं और ये सोचते हैं सुपर ब्लड लाइन मैंने भी फील किया था उस टाइम पे उस बच्चे में। हालांकि उस टाइम पे मैं श्योर भी नहीं था। टिहानु एम्पर कहता है, हमें उसे हेल गार्डन से बाहर निकालना होगा और उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी जाकर ये थंडर ट्रिबुलेशन भी शांत हो पाएगा। ये कहता है, इस तरह का ट्रिबुलेशन एक पूरे ही वर्ल्ड के पावर के बराबर होता है। इमॉर्टल डीमन एम्पर कहते हैं, हम उसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं या फिर कैसे उसे किल कर सकते हैं, वो वहाँ पे छुपा हुआ कैसे है। इस पर टिहानु एम्पर कहता है, मुझे भी नहीं पता। अगर पीकॉक डीमन एम्पर यहाँ पे होती फिर वो हमारी हेल्प जरूर कर पाती। वो स्पेस पावर को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पाती थी। स्पेस पावर के मामले में वो हमारा हेल्प जरूर करती। ये सुनकर दूसरे तुरंत ही कहते हैं, वो लड़की अभी भी एंसेस्टर कोर्ट में ही है, वो स्पेस पावर को कंट्रोल कर सकती है। टिहानु एम्पर कहता है, मगर वो ग्रेट डीमन एम्पर लेवल पे नहीं है, क्या वो इस काम को कर सकेगी। मैनमुथ डीमन एम्पर भी कहता है, वो काफी पावरफुल है, उसे करना ही होगा। टिहानु एम्पर भी कहता है, ठीक है, और ये सीधा एंसेस्टर हॉल के लिए निकल जाता है। इतने में ऊपर से थंडर फिर से गिरता है। इस थंडर बोल्ट के पावर को सभी एम्पर भी फील करते हैं। इस तरह का थंडर ट्रिबुलेशन को ये सभी एम्पर अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। तुरंत स्काई स्प्लिटिंग डीमन एम्पर आगे बढ़कर थंडर बोल्ट पे अटैक करता है। पूरा ही स्काई में क्रैक ओपन भी हो जाता है। कॉलिजन के टाइम पे स्वॉर्ड्स एंड डीमन एम्पर भी यहाँ पे हैं और इनका लॉन्ग स्वॉर्ड भी स्काई में दिखता है। ऐसा लगता है कि इनके स्वॉर्ड में सन का पावर आ चुका है, इतना ज्यादा इनका स्वॉर्ड इंटेंट हीट हो जाता है। काफी पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट जाकर स्काई में थंडर से कोलाइड करता है। इस टाइम पे इस वर्ल्ड का मॉन्स्टर रेस और स्पिरिट रेस से ये दोनों ही खतरे में हैं और ये दोनों ही मिलकर इस डेंजर का भी सामना करते हैं। मॉन्स्टर रेस के एम्पर के पावर को देखकर स्पिरिट रेस के एम्पर भी इंस्पायर हो जाते हैं और ये भी अपने पावर को शो करते हैं। जब ये सेंट स्वॉर्ड डीमन एम्पर के पावर को देखते हैं फिर ये भी सरप्राइज है, जबकि इन्हें भी पता है कि ये दूसरे एम्पर में काफी वीक है। ये सेकंड लास्ट पे आते हैं। व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर भी जानते हैं कि टिहानु एम्पर मेई गॉन्जी को टाइगर कर रहा है। इस टाइम पे कोई भी इस सिचुएशन में उसे डिफेंड नहीं कर सकेगा। इस टाइम पे हॉल के अंदर में मेई गॉन्जी यहाँ पे अपने बैप्टिज्म प्रोसेस को एंजॉय कर रही है, जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो फिर लेकिन तुरंत ही यहाँ पे हॉल के अंदर में टिहानु एम्पर आ जाता है। इसके मन में ख्याल आता है कि ये मेई गॉन्जी को अभी ही मार दे। ये सोचता है कि ये लड़की इस डिस्ट्रक्शन से कनेक्टेड है, अगर ये मारी जाती है फिर ये डिस्ट्रक्शन भी रुक जाएगा। मगर फिर ये सोचता है अगर ये मारी जाती है फिर पूरा ही वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज भी है। ये मेई गॉन्जी को अपने बैप्टिज्म प्रोसेस को रोकने को कहता है। इतने में व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर भी आ जाते हैं। इन्हें देखकर ये कहते हैं, क्या तुम इनसे रिलेटेड हो। इस पे ये कहते हैं, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। टिहानु एम्पर थंडर ट्रिबुलेशन से दो सुपर ब्लड को फील किया है और साथ ही दूसरे पावर को भी, जैसे कि स्पेस पावर, यान और यांग पावर। मगर ये व्हाइट टाइगर पावर को फील नहीं किया। इस कारण से भी ये श्योर है कि इनका हाथ है, इसके पीछे तो बिल्कुल भी नहीं है। टिहानु एम्पर अब इन्हें देखकर कहता है, अगर ये कैरी सिटी की लॉर्ड बन जाती है फिर तुम्हें इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा। इसे एंसेस्टर कोर्ट के हर डिसीजन को मानना होगा। अगर ये फ्यूचर में एनिमी बन जाती है फिर तुम ही होगे जो इसे किल करोगे। व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर भी कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम किस बात को लेकर इतना ज्यादा चिंता कर रहे हो इसे लेकर। हाँ, इसमें ह्यूमन ब्लड है, मगर मेरा और साथ ही पीकॉक क्लैन का भी ब्लड है। अगर ये सिटी लॉर्ड बनती है फिर इसके कारण से पीकॉक क्लैन को काफी ग्लोरी भी मिलेगा और ये बात तुम ही जानते हो। टिहानु एम्पर कहता है, तुम्हें पता है मैं इसके अगेंस्ट क्यों हूँ। जब मैं इसे देखता हूँ फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ बैड लक ही दिखता है। इसका नहीं बल्कि ये जो बैड लक लेकर पूरे ही फेरी कॉन्टिनेंट में आ रही है वो बैड लक मुझे दिखता है। अगर मैं अपने मन का सुनूं फिर इस लड़की को अभी मरना होगा। मगर फिर मेरा मन ये भी कहता है कि अगर ये लड़की मारी जाती है फिर पूरा ही फेरी कॉन्टिनेंट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस कारण से मैं डिसीजन ले नहीं पा रहा और इस कारण से भी ये अब तक जिंदा भी है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। ये कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स काफी स्मार्ट होते हैं और ये थिंग्स को काफी जल्दी ही सीख जाते हैं। अगर तुम मेरे कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो फिर मैं फ्यूचर में इसे किल जरूर करूंगा और ये बात तुम भी जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर भी कहते हैं, ह्यूमन से तुम काफी डरते हो। ये कहते हैं, इस पे टिहानु एम्पर कहते हैं, ये होते ही इतने ट्रबलसम है। व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर कहते हैं, ह्यूमंस कुछ भी नहीं है, मगर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम फ्यूचर में इसे किल नहीं करोगे। अब ये सुनकर ये मान जाता है। इधर व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर भी इसके कंडीशन को मान जाते हैं। टिहानु एम्पर कहता है, ठीक है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, मैं इसका हेल्प करता हूँ इसे ग्रेट डीमन किंग लेवल पे जाने में और ये स्पेस पावर से हमारा हेल्प कर सकती है। यह सुनकर व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर भी सरप्राइज है। हालांकि ये भी जानते हैं कि अभी टिहानु एम्पर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है टिहानु माउंटेन को सेव करना है, जहाँ पे पूरा ही वर्ल्ड का लक एनर्जी कंडेंस है। इसे सेव तो करना ही होगा। टिहानु एम्पर अपना प्रोसेस भी अब स्टार्ट कर देता है। जबकि इधर ये चल रहा है फिर इधर हेल गार्डन में तांग संग फील कर चुका है कि अब तक थर्ड राउंड हो चुका है थंडर बोल्ट का एंसेस्टर कोर्ट में और ये सोचता है ये एम्पर सच में काफी पावरफुल है। तांग संग कहता है, हालांकि अभी तो ये थंडर ट्रिबुलेशन स्टार्ट ही हुआ है, अभी ये अपने फुल फॉर्म में भी आया नहीं है।
इस टाइम पे तांगसंग के बॉडी में इसका येन और यांग एनर्जी भी शांत होने लगता है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है व्हाइट और ब्लैक में। तांगसंग के डांटियान में इसका ब्लू सिल्वर एम्पर साइन करता है और इसके पीछे ब्लैक और व्हाइट कलर को भी देखा जा सकता है जो कि येन और यांग पावर को शो भी करता है। तांगसंग के बॉडी में सुपर ब्लड एंड फॉर्म हो चुका है। इसके कारण से अब तांगसंग यूनिवर्स के कैओटिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इस कैओटिक एनर्जी से ही एक वर्ल्ड का जन्म भी होता है यूनिवर्स में और ये प्योर फॉर्म है एक एनर्जी का। हालांकि एक लिविंग बीइंग एनर्जी को रिफाइन कर एब्जॉर्ब करते हैं। हर कोई कैओटिक एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, सिर्फ प्लांट ही कर पाते हैं। तांगसंग इस टाइम पे खुश है। फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, अब रियल शो भी स्टार्ट होगा। तांगसंग के बॉडी में इसका सभी ब्लड लाइन भी रोटेट करना स्टार्ट करता है और ये सभी स्किल येन और यांग पावर के इफेक्ट में पावरफुल भी बनते हैं। जबकि ये कैओटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, येन और यांग एनर्जी किसी भी ब्लड लाइन के साथ में काम कर सकता है। तांगसंग ब्लू सिल्वर एम्पर को इसलिए चूज किया था क्योंकि ये आसान था ब्लू सिल्वर एम्पर को कमांड सेंटर बनाने के लिए येन और यांग का। इसके साथ में अब तांगसंग किसी भी ब्लड लाइन को फ्यूज कर सकता है जब तक इसका बॉडी उस तरह के प्रेशर को हैंडल करने के लायक हो तो फिर ये उस टाइम पे फ्यूज कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल तांगसंग अगर चाहे तो फिर ये लाइगर ब्लड लाइन को और जिनमेंग ब्लड लाइन को एक साथ में फ्यूज कर सकता है। इससे ये और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है और ये काम दूसरे ब्लड लाइन के लिए भी किया जा सकता है। तांगसंग फील करता है कि एंसेस्टर कोर्टयार्ड में स्काई में पर्पल थंडर में अब गोल्ड कलर भी हल्का आना स्टार्ट हो चुका है। जब ऐसा होता है फिर जो एम्पर थे जो इसे रोक रहे थे इनका भी दिमाग हिल जाता है क्योंकि इन्हें भी काफी पावर फील होता है पहले से काफी ज्यादा। ये समझ जाते हैं कि ये वर्ल्ड इस टाइम पे काफी एंग्री है। इधर एंसेस्टर हॉल के अंदर में काफी ज्यादा सिल्वर लाइट शाइन करता है और पेकॉक डेमन किंग के पिलर से भी काफी लाइट शाइन करता है और मी गॉन्जी इस टाइम पे इस पिलर के ऊपर होती है। इसे देखकर दूसरे भी फील करते हैं कि जैसे कि पिछले वाली डीमन एम्पर आ चुकी है, मी गॉन्जी का भी पावर काफी इंक्रीज किया है। मी गॉन्जी एक ग्रेट डीमन किंग लेवल पे चली जा चुकी है। तिहानु एम्पर भी आगे आता है और ये कहता है मैंने तुम्हारा हेल्प किया है तुम्हारे कल्टिवेशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए और कहता है अभी पूरा ही एंसेस्टर कोर्ट डेंजर में है, तुम्हें स्पेस पावर से हमारा हेल्प करना होगा उस पर्सन को फाइंड करने के लिए जो कि इस तरह के थंडर ट्रिब्यूलेशन के पीछे में है। मी गॉन्जी जबकि ग्रेट डीमन किंग लेवल पर चली गई है फिर ये स्पेस पावर से काफी अच्छे से कनेक्ट भी हो सकती है। इसे भी नहीं पता कि अभी ये कितना पावरफुल हो चुकी है मगर ये काफी पावरफुल हो चुकी है और साथ ही बाहर में क्या चल रहा है इसे भी फील हो चुका है। तिहानु एम्पर के कारण से मी गॉन्जी काफी ज्यादा मिक्स एनर्जी को एब्जॉर्ब की है अपने बॉडी में। इस टाइम पे टियानलिंग के गाइडेंस में मी गॉन्जी काफी सारे एम्पर के पावर को फील करती है। फर्स्ट टाइम ये भी इतने सारे एम्पर के पावर को फील कर रही है। तिहानु एम्पर कहता है ठीक है मेरे साथ में आओ और ये फ्लाई करते हुए अब तिहानु माउंटेन के डायरेक्शन में आ जाते हैं। तिहानु एम्पर देखता है कि मी गॉन्जी काफी नर्वस दिख रही है। ये सोचता है कि इस सिचुएशन को देखकर ये नर्वस है मगर ऐसा नहीं है। मी गॉन्जी फैमिली सिचुएशन को देख रही है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये इस तरह की सिचुएशन को देखी है और इतने एम्पर को एक साथ में देखी है, बल्कि यहाँ पे आने से पहले तांगसंग ने जो प्लान को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था और एक बार नहीं बल्कि बार बार एक्सप्लेन किया था उस सीन को ही याद करके ये इतना नर्वस हो चुकी है। जो सीन तांगसंग ने एक्सप्लेन किया था वही सीन को अभी मी गॉन्जी अपने सामने में भी देख रही है और तांगसंग ने इसे कहा था इस तरह के सीन को देखकर तुम्हें अपने असुरा स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देना होगा। मैं जहाँ भी रहूंगा मैं इसके ऑरा को फील कर लूंगा और मैं अपने प्लान को स्टार्ट भी कर दूंगा। इसके अकॉर्डिंग में तांगसंग ने इसे एक्सप्लेन किया था कि एंसेस्टर कोड को सेव करने के लिए काफी सारे एम्परर इसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। जब प्रेशर ज्यादा होगा फिर तुम्हें बस असुरा स्वॉर्ड के लाइट को एक बार रिलीज करना है अपने माइंड में, मैं इसे फील कर लूंगा। जबकि ये दोनों कनेक्टेड हैं तो फिर असुरा स्वॉर्ड से तो तांगसंग भी इसे फील कर सकता है और तांगसंग ने इसे कहा था जब तुम्हारा लाइफ डेंजर में हो फिर तुम असुरा स्वॉर्ड के लाइट को 3 बार रिलीज करना अपने माइंड में, फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम डेंजर में हो। अगर सब थिंग सही चल रहा हो फिर तुम इसे 2 बार रिलीज करना। तांगसंग जानता था कि तिहानु एम्पर मी गॉन्जी का हेल्प जरूर लेगा और इसे ग्रेट डीमन किंग लेवल पे भी जाने में हेल्प करेगा। जबकि मी गॉन्जी पीक ऑफ डीमन किंग लेवल पे पहले से ही थी तो फिर क्योंकि तिहानु एम्पर को स्पेस पावर का हेल्प चाहिए होगा इसके पोजीशन को लॉक करने के लिए। तांगसंग ने इसे कहा था जैसा तुम्हें तिहानु एम्पर कहेगा वैसा ही तुम करना, चिंता मत करना मेरे बारे में, मेरे पास खुद का तरीका है अपने आप को सेव करने का। मी गॉन्जी कुछ टाइम पर भी सभी थिंग्स याद भी आ जाता है जैसा कि तांगसंग ने इसे कहा भी था। मी गॉन्जी अपने आगे तिहानु माउंटेन को देखती है जो कि स्टेक कर रहा है। तिहानु एम्पर भी अपने क्लैन के लोगों को यहाँ से माउंटेन से दूर हटने को कहता है। अब तिहानु एम्पर मी गॉन्जी को स्टार्ट करने को कहता है। मी गॉन्जी अपने टियानिंग वेपन का यूज करती है स्पेस पावर को ओपन करने के लिए। इधर तिहानु एम्पर अपने लक पावर को यूज करता है जिसके कारण से मी गॉन्जी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है स्पेस पावर को कंट्रोल करने में और ये फील करती है कि इस डिस्ट्रक्शन का सोर्स कहाँ पे है। तिहानु एम्पर इसे इस सोर्स का कोऑर्डिनेट से पता करने को कहता है। हालांकि मी गॉन्जी के आगे काफी सारे स्पेस लाइन्स दिखते हैं और इन्हें ये 1 by 1 चेक करना भी स्टार्ट करती है, तभी जाकर इसे कोऑर्डिनेट्स भी मिल सकेगा और इसमें काफी टाइम भी लगने वाला है। और ऊपर स्काई से थंडरबोल्ट अलग ही परेशान कर रहा है, फिर तो ये प्रोसेस भी काफी डिफिकल्ट होता जाता है। इस टाइम पर तिहानु एम्पर मी गॉन्जी को थंडरबोल्ट से प्रोटेक्ट करता है। तिहानु एम्पर मी गॉन्जी को
को कहता है क्या तुम उस सोर्स के साथ में स्पेस ब्रिज को क्रिएट कर सकती हो। मी गोंजी सोचती है ऐसा तो हो सकता है। ये सोचती है क्या तांगसंग ने ये भी प्लान किया था। इधर तांगसंग हेल गार्डन में लोटस फ्लावर पर बैठकर सभी चेंजेस को फील कर रहा है। एंसेस्टर कोर्ट में क्या क्या हो रहा है। मी गोंजी ऑलरेडी तांगसंग को सिग्नल सेंड कर चुकी है असुरा सॉर्ड से, इसे एक बार चेक करके। तो तांगसंग समझ चुका है कि अभी मी गोंजी काफी ज्यादा प्रेशर में है। इसके आसपास काफी सारे एम्परर्स जरूर होंगे मगर ये अभी भी सेफ है। इस टाइम पर तांगसंग के बॉडी में येन और यांग पावर ब्लू सिल्वर एम्परर के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और इसके बॉडी के सभी स्कल्स को पावरफुल भी बना रहे हैं। अगर तांगसंग अपने गॉड किंग पावर को पा लेता है फिर ये टाइम स्पेस बुकिंग के साथ में किसी भी वर्ल्ड में जा सकता है। जहाँ का कोऑर्डिनेट्स इसे पता होगा वहाँ पे ये जा सकता है। यहाँ तक कि हेल गार्डन भी इसका हो जाएगा। और ये हेल गार्डन एक छोटा सा प्लेन है। इस टाइम पे आउटसाइड में सभी एम्परर थंडर ट्रिब्यूलेशन के डेंजर को फेस कर रहे हैं। देखना ये है कि आगे क्या होगा और तांगसंग गॉड लेवल पे जा सकेगा या नहीं, और अगर ये जाता है तो ये कैसे जाएगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए थैंक यू।